हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वैकेंसी के बारे में। इसके बारे में मैं आज संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन कौन सा पोस्ट है, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, कितना एज चाहिए और कब तक एग्जाम होगा इसका। और इसके सारे पोस्ट के बारे में आज चर्चा करेंगे कि कौन सा पोस्ट टाइपिंग पोस्ट है, कौन सा नॉन टाइपिंग पोस्ट है, इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहने वाला है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी अच्छे से। इससे आपको सुविधा होगी आगे फॉर्म अप्लाई करने में। तो शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना 14 इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित किए जाने वाले द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 27/9/2023 यानी 27 सितंबर 2023 और अंतिम तिथि है 11/11/2023 यानी कि 11 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी पोस्ट के बारे में देखते हैं। इसकी पोस्ट यानी पद का नाम क्या है और विभाग का नाम क्या है और उसका वेतनमान क्या होगा और न्यूनतम शैक्षणिक उसके लिए क्या होगा और उसकी तकनीकी योग्यता क्या होगी और उसके लिए कितनी कोटिवार आरक्षण सीट है, आरक्षित सीट है, इसके बारे में सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला नंबर से, जिसका पोस्ट का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक। यह किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत आएगा और ये लेवल 2 का वैकेंसी है और ये इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए इंटरमीडिएट या समकक्ष। ठीक है, समकक्ष वो होता है जो इंटरमीडिएट के साथ दूसरे उसके क्वालिफिकेशन को मान्यता दिया जाता है कि इंटर लेवल के बराबर है वो। ठीक है, तो इसमें तकनीकी योग्यता क्या होना चाहिए? तो कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकंग चाहिए। ये इसमें टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सीटें कितनी है टोटल निम्न वर्गीय लिपिक में? तो 38 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट जो रो है टोटल सीट दर्शाएगी और ये दूसरा रो है, प्रत्येक वर्ग में दूसरा जो रो है ना, वो 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है, उसको दर्शाया गया है ये जो। ठीक है, तो ये टोटल सीट 38 है। दूसरे पोस्ट की बात करते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक ये भी है और ये मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। ये भी लेवल 2 में है और इंटरमीडिएट या समकक्ष इसके लिए भी चाहिए। और इसमें देखिए तकनीकी में कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकक चाहिए और इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी टंकक अनिवार्य है। यानी आपको इसमें भी टाइपिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि टाइपिंग का कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए और टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। इसमें दो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इसके बाद टंकंक का आपको यानी टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसमें टोटल सीट देख लीजिए 340 सीट है। ठीक है, जनरल का 154 है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का 34 है, पिछड़ा वर्ग बीसी का 63 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 42 है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी का 47 है, अनुसूचित जनजाति का एक भी सीट नहीं है और पिछड़ा वर्ग की महिला यानी बीसी वोमेंस के लिए सीट नहीं है इसमें। तो अगला पोस्ट देखते हैं, तीसरा नंबर, निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 के अंतर्गत गृह विभाग के अंतर्गत आएगा, आरक्षी शाखा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी इसका भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इंटरमीडिएट या समकक्ष, यह ध्यान रखिएगा। और इसमें भी आपको टाइपिंग देना टेस्ट है, जरूरी है, मस्ट है, आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा एग्जाम के बाद। तो इसमें सीट है 19, ध्यान रखिएगा। अगला पोस्ट देखते हैं, 4 नंबर पर निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 गृह विभाग आरक्षी शाखा विधि विज्ञान प्रयोगशाला लेवल 2 के अंतर्गत और इंटरमीडिएट या समकक्ष इसके भी चाहिए। इसमें भी टाइपिंग चाहिए आपको, इसमें 10 सीट है। अब देखिए आगे 5वां पोस्ट, निम्न वर्गीय लिपिक श्रम संसाधन विभाग लेवल 2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसमें समकक्ष नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। और हिंदी टंकक ज्ञान के कंप्यूटर संचालन एवं टंकक होना चाहिए। इसमें भी टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें सीटों की संख्या 20 है टोटल। अब देख सकते हैं कोटिवार भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे पोस्ट देखते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक 6 नंबर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आपका होगा। इसमें निम्न वर्गीय लिपिक होगा तो ये विभाग का नाम है, इंटरमीडिएट या समकक्ष चाहिए इसमें और कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ ज्ञान रहना चाहिए, आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। इसमें 63 सीट है और ये 7 नंबर पोस्ट निम्न वर्गीय लिपिक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में होगा इसका। और इसमें कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। ये आपको, इसमें भी टाइपिंग नहीं है। अब देख सकते हैं इस पोस्ट में 7 नंबर जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग नहीं है, 6 नंबर में टाइपिंग नहीं है। इसमें 30 सीट है, इसमें 63 सीट था। और 8 नंबर में देख लीजिए, निम्न वर्गीय लिपिक की भी पोस्ट है, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण। ठीक है, इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष इसमें भी चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकक का ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन, इसमें टाइपिंग नहीं देना पड़ेगा, आपको ज्ञान रहना चाहिए टाइपिंग का भी और कंप्यूटर संचालन का, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए आपको। और लेकिन टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो 6, 7, 8 पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। इसमें देख लीजिए बहुत सारे पोस्ट है, 239 पोस्ट है बिना टाइपिंग का, निम्न वर्गीय लिपिक की बात हो रही है। ठीक है, अगला पोस्ट देखते हैं,
अगले पोस्ट में देखेंगे 9 नंबर पोस्ट निम्न वर्गीय लिपि का ये भी पोस्ट है, श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग में आता है, इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसमें देखिए टाइपिंग के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी टंकक एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MM एक्सेल, पावर पॉइंट तथा इंटरनेट पर काम करने की दक्षता होना चाहिए। सब इसमें दक्षता सिर्फ होना चाहिए, सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा, ये आपका एडवांटेज है। तो इसमें 54 पोस्ट है, देख सकते हैं। अगला पोस्ट देखते हैं फाइलेरिया निरीक्षक। फाइलेरिया निरीक्षक में देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है और इंटरमीडिएट 10+2 में इसमें सिर्फ साइंस वाला लड़का ही भर सकता है, इसमें जा सकता है जो साइंस से इंटरमीडिएट किया होगा। फाइलेरिया निरीक्षक में जो कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है, इसमें नो टाइपिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें टाइपिंग नहीं है, इसमें टाइपिंग नहीं है, इसमें 69 पोस्ट है, देख लीजिए। इसमें सिर्फ वही जाएगा सिर्फ जो इंटरमीडिएट में साइंस किया होगा, इक्विवेलेंट भी नहीं जाएगा कोई, ठीक है। 11 नंबर पोस्ट देखते हैं। अब आ गया सहायक अनुदेशक। सहायक अनुदेशक टंकक इसको बोलते हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय में रहेगा, राजभाषा विभाग में। ये लेवल 4 का वैकेंसी है और इंटरमीडिएट समकक्ष चाहिए, यानी इंटर प्लस समकक्ष, कोई भी डिप्लोमा किया होगा या इंटर के लेवल का कोई और क्वालिफिकेशन होगा तो वो उसी को समकक्ष बोला जाता है। और देखिए हिंदी एवं अंग्रेजी टंकक चाहिए, इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी का टंकक यानी टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें 7 पोस्ट है मात्र, देख सकते हैं। और फिर आगे निम्न वर्गीय लिपिक नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंधन विभाग में होगा, कंप्यूटर टंकक ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष, इसमें भी ज्ञान होना चाहिए और इसमें टंकक देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें 41 पोस्ट यानी 41 पोस्ट है। अगला पोस्ट देखते हैं, और राजस्व कर्मचारी सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है, देख लीजिए 13 नंबर राजस्व कर्मचारी। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है, लेवल 2 का होता है और इंटरमीडिएट 10+2 और समकक्ष आपका होना चाहिए। देख लीजिए इसमें नो टाइपिंग, नो कंप्यूटर, ठीक है, नो टाइपिंग। इसमें पोस्ट कितना है देखिएगा ध्यान से, 3559, 3559 पोस्ट है, देख सकते हैं आप। और 1600 जनरल के लिए है, 345 OBC के लिए है, देख सकते हैं। ये सब कैटेगरी वाइज पोस्ट। और सिर्फ महिलाओं के लिए देखिए 1055 पोस्ट है इसमें राजस्व कर्मचारी में। गर्ल्स के लिए एडवांटेज है, अच्छा मौका है। 3559 पोस्ट है राजस्व कर्मचारी का सिर्फ, ठीक, याद रखिएगा। और इसके साथ ही है 14 नंबर पोस्ट पंचायत सचिव का, ठीक है, पंचायत सचिव का पोस्ट है। ये भी पंचायती राज के अंतर्गत आता है, इसमें पोस्टिंग पंचायती राज में जाइएगा, इसमें काम कीजिएगा पंचायती राज में, वही डिपार्टमेंट है। तो इसमें लेवल 3 के अंतर्गत आता है, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें देख लीजिए कंप्यूटर पर टंकक तथा MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ नो टाइपिंग। और इसमें पोस्ट कितना है, 3532 सीट, लगभग दोनों बराबर है। राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का सीट लगभग बराबर है, देख सकते हैं आप। और इसमें महिलाओं के लिए 1020 यानी कि 1022 सीट है, देख सकते हैं आप। ये दोनों पोस्ट मिला के देख सकते हैं आप। ठीक है, ये दोनों पोस्ट मिला के 7000 के लगभग ये सीट आता है आपको। 2 पोस्ट सिर्फ 11,098 वैकेंसी है, उसमें से मात्र 2 पोस्ट, जिसमें 13 नंबर और 14 नंबर मिला के 7000 पोस्ट 2 पोस्ट से ही हो जाता है। अब याद रखिए 7091 सीट, याद रखिएगा। इसमें नो टाइपिंग है, कोई टाइपिंग नहीं है, यह ध्यान रखना है। अगला पोस्ट देखते हैं, निम्न वर्गीय लिपि की पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आएगा, इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष होना चाहिए। इस कंप्यूटर संचालन एवं टंकक ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान सिर्फ होना चाहिए, यानी कि ज्ञान रहेगा, आपको चलाने आना चाहिए सब कुछ कंप्यूटर का पार्ट, लेकिन टाइपिंग इसमें नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग इसमें भी नहीं है निम्न वर्गीय। इसमें सीट बहुत सारा है, 504 पोस्ट है, आपको ध्यान रखना है। 504 पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपि का, जो कि पंचायती राज के अंतर्गत ही आइएगा, ठीक है। और इसमें निम्न वर्गीय लिपि 16 नंबर पोस्ट हो गया, खान एवं भूतत्व विभाग में आएगा। और कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकक ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी होना चाहिए, इंटरमीडिएट तो होना ही चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान मोस्ट है। इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। 58 सीट है। निम्न वर्गीय लिपिक 17 नंबर पोस्ट परिवहन विभाग के अंतर्गत होगा नियुक्ति आपका, इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष। कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकक आपको देना है टेस्ट, इसमें टेस्ट देना है आपको, ठीक है, कंप्यूटर टंकक। तो इसमें 89 पोस्ट है। निम्न वर्गीय लिपिक नगर विकास एवं आवास विभाग, इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकक का ज्ञान, इसमें भी ज्ञान होना चाहिए, नो टाइपिंग, ठीक है। इसमें 2039 पोस्ट है, आप देख लीजिए, नगर विकास एवं आवास विभाग का, ये भी मोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक के लिए। इसमें भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है, टंकक का ज्ञान होना चाहिए आपको, लेकिन टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला पोस्ट देखते हैं,
19 नंबर पोस्ट निम्न वर्गीय लिपिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में आपका पोस्टिंग होगा। इसके अंतर्गत कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष, इसमें भी टाइपिंग नहीं है, ठीक है, इसमें भी टाइपिंग नहीं है, देख सकते हैं आप। इसमें 238 पोस्ट है, ठीक है। और टंकक सह लिपिक, या टंकक सह लिपिक जो है इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर का टंकक आपको देना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसमें मात्र 4 सीट है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 21 नंबर निम्न वर्गीय लिपिक है, लेकिन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में आपका पोस्टिंग होगा। और इसमें कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन के ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष, इसमें भी ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। इसमें 12 पोस्ट है। आगे पोस्ट देखते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक, अंतिम पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक सहकारिता विभाग में होगा आपका पोस्टिंग। कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष होना चाहिए। इसमें 133 पोस्ट है, इसमें भी टाइपिंग नहीं है। अब देख सकते हैं कुल पोस्ट की संख्या कितनी है, 11,098। ये देख सकते हैं 11,098 पोस्ट है टोटल, ठीक है। ये जनरल का पोस्ट है, जनरल कैटेगरी या EWS का पोस्ट है 1090 यानी 1090, 1249 है BC का, और 1884 है EBC का, 1367 है SC का, और 76 सीट ST का, और 368 है BC कैटेगरी में जो ओमेन का सीट आरक्षण होता है 2 से 3%, 368 सीट उसका है, उसके लिए है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब इसके वैकेंसी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में बात करते हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं आप कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक, यानी अंतिम तिथि जो 11 नवंबर 2023 तक है, अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर और उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। जब अंतिम डेट है फॉर्म भरने का, वहाँ तक आपको पास हो जाना है। उसके बाद पास होइएगा, फॉर्म भरिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इससे अंतिम डेट से पहले तक पास हो जाना चाहिए इंटर आपको, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आरक्षण के बारे में बात करते हैं, ठीक। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की क्लियर हो गया, 10+2 इंटरमीडिएट आपको चाहिए, और उसके समकक्ष कोई भी अगर डिग्री आपके पास है, यानी डिप्लोमा है, इंटरमीडिएट के ही इक्विवेलेंट माना जाता है, इसलिए डिप्लोमा किए हैं तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। 10th के बाद डिप्लोमा कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, इंटर के बाद डिप्लोमा किए हैं तो भर ही सकते हैं, लेकिन 10th के बाद डिप्लोमा कर लिए हैं, इंटर नहीं किए हैं तो भी आप भर सकते हैं, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण किसको किसको मिलेगा ये देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देना नहीं होगा। उन्हें सामान्य अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 1070 दिनांक 11/8/1996 में बिहार अधिनियम 15/2023 मूल के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दे है। इसमें बिहार राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा, बाहरी वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनको अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। ये कहा जा रहा है यहाँ पे बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देना नहीं होगा, क्लियर लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो भी प्रमाण पत्र स्थायी निवास का दीजिएगा कि बिहार के हम निवासी हैं, उसका नंबर और डेट इशू आपको अंकित करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करते समय, ठीक है। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने का पश्चात आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के समय संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय उसके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यानी आप जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी में आप फॉर्म भरिएगा। ये नहीं कि आप हैं OBC में भर दिए SC ST में कैटेगरी में, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसको जनरल अनारक्षित कैटेगरी में आपको काउंट कर लिया जाएगा, ये आपको लॉस हो जाएगा। ये ध्यान। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो आप गलत कॉलम में आप दर्शाइएगा कि कौन से कैटेगरी में है। EBC में हो के BC दिखाइएगा तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है कि अनारक्षित श्रेणी में आपको डाल दिया जाएगा। आप गलती करते हैं तो उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि आप जो कैटेगरी हैं उसी कैटेगरी में आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर पॉइंट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास का मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के लिए समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ अनुसूचित जाति और SC ST के लिए खास निर्देश है कि जो सक्षम प्राधिकार बनाया गया है उन्हीं से आपका
जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ बीसी और ईबीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग और तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपनी अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, तो बीसी और ईबीसी के लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि बीसी में जो आएगा उसके लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो बिहार सरकार से निर्गत होता है, सक्षम प्राधिकार जिसको बनाया गया उसके द्वारा होना चाहिए। ठीक है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि और उसका ऑनलाइन आवेदन के दृष्टि निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी कि आपको जो भी फॉर्म में भरिएगा उसका नंबर देना होगा, उसका डेट ऑफ इशू देना होगा, कब इशू हुआ था मेरा प्रमाण पत्र, और वो काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा वही प्रमाण पत्र। ठीक है, 5वां पॉइंट में है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ये लड़कियों के लिए खास है। ये 6 नंबर पॉइंट कि आरक्षण जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनका आवास जाति और जो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनेगा वह पिता के एड्रेस से ही बनेगा, यानी कि वहाँ से ही आपको निर्गत कराना पड़ेगा। नहीं तो अपने हस्बैंड के पते से करवाइएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या रिजेक्ट तो नहीं होगा लेकिन उसको आपको अनारक्षित श्रेणी में डाल दिया जाएगा, ये आपका लॉस हो जाएगा। तो ये इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7वां नंबर पॉइंट है सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन 16,144 दिनांक 28/11/12 के लोक में नियुक्ति, प्रोन्नति, नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि के सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब जो फॉर्म में भरिएगा कोई सुधार नहीं होगा। अतः प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। जो आप फॉर्म में भरिएगा वही मान्य किया जाएगा, और रिजल्ट के समय आपको अगर गलती किए होंगे तो आपको आरक्षित श्रेणी में डाल दिया जाएगा, ये आपको लॉस हो जाएगा। इससे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक खास पॉइंट है कि सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के ज्ञापन संख्या 13,062 दिनांक 12/10/2017 के पर आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 37 आरक्षण दिया है। ठीक है, विभागों से प्राप्त अधियाचना के कोटि के अनुकूल आरक्षित पदों की संख्या विभागवार पदवार उपरोक्त तालिका में अंकित है। यदि कोई रिक्ति उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारणों से भरा नहीं है तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार वाली नियुक्ति अग्रणित की जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए दिव्यांग के बारे में है। अगला पॉइंट देखते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ही 2% का आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानियों को 2% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वर्णातीत रिक्तियों की संख्या तालिका में अंकित है। 36 आरक्षण के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित गैर आरक्षित संबंधित होंगे उनकी गिनती उसी आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय गृह जिला के जिलाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता नाती नतिनी के प्रमाण पत्र निश्चित रूप से होना चाहिए। यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती होंगे उनको जिलाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ये आपके काम की नहीं है, आपको अब देखना है उम्र सीमा क्या है, एज कितना होना चाहिए आपको। देख लीजिए उम्र सीमा, अभ्यर्थी के उम्र की सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। देख लीजिए ये कट ऑफ डेट है, यानी कि यहीं तक आपसे 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी आपकी उम्र सीमा। ठीक है, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, उक्त तिथि तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी। आप उम्र सीमा क्या होगी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूनतम उम्र तो पता है आपको 18 वर्ष होगा, 18 वर्ष से कम पे नहीं भर सकते हैं फॉर्म। अधिकतम आयु देखना है तो अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 37 वर्ष होगा। ठीक है, और अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के महिलाओं के लिए 40 वर्ष, यानी महिलाओं के लिए जनरल की भी महिला होगी तो उनके 3 वर्ष की छूट है, तो उनके 40 वर्ष अधिकतम उम्र होगा तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष हो या महिला हो उनके लिए 40 वर्ष, उनका भी 3 साल का छूट होता है। जनरल एज है 37। ठीक है, जनरल एज 37 है, और इसमें अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 3 वर्ष का आरक्षण है, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष या महिला के लिए 3 वर्ष का छूट है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पुरुष महिला के लिए 5 साल का छूट है, तो 42 वर्ष हो जाएगा। 37 + 5, ये आप ध्यान दीजिए इस पर। ठीक है,
अगला पॉइंट इसका देखते हैं, परीक्षा का शुल्क क्या होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका परीक्षा शुल्क। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये दे होगा, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, और सामान्य श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपया, और सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए है, ठीक है, 135 रुपया। और बिहार राज्य के बाहर से जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए जनरल कैटेगरी में काउंट होगा आपका, महिला हो या पुरुष, उनके लिए 540 रुपये फीस देना होगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि बिहार से बाहर के कैंडिडेट को, महिला हो या पुरुष, उनको 540 रुपये लगेंगे, और बिहार के लिए जो बिहार से होगा आरक्षित कैटेगरी में 135 रुपये लगेगा, कोई भी आरक्षित हो। और सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये लगेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, परीक्षा का मतलब प्रोसेस क्या है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, विभिन्न चरणों में। यहाँ कहना है कि अगर 40,000 से कम फॉर्म गिरेगा तो एक ही परीक्षा लिया जाएगा, और 40,000 से अधिक फॉर्म गिरेगा तो 2 एग्जाम यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ली जाएगी। तो आपको पता ही है 40,000 से कम फॉर्म तो गिरेगा नहीं, लाखों में फॉर्म गिरेगा, तो इसलिए इसका 2 एग्जाम होना कन्फर्म है। और प्रारंभिक परीक्षा की वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और 1 सही होगा। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों का 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो दीजिएगा उसमें जितना सीट है 11,098 सीट, उसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 11,098 सीट है ना, उसका 5 गुना जितना कैंडिडेट होगा उसका, यानी 55,490 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में उसको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा 55,000। ठीक है, यानी टोटल वैकेंसी जितना है 11,098 वैकेंसी है, उसका 5 गुना शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा रिजल्ट में। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा का एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। अब देखिए सिलेबस इसका देखते हैं, सामान्य अध्ययन का होगा, और सामान्य विज्ञान एवं गणित का होगा, और एक मानसिक क्षमता जाँच का होगा। 3 पार्ट होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका सिलेबस में 3 पार्ट में रहेगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित दूसरा पार्ट में, और मानसिक क्षमता जांच तीसरा पार्ट में। 3 पार्ट है प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछेगा आप देख सकते हैं सिलेबस में। प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में क्या क्या रहेगा, खंड क में सामान्य अध्ययन में इनके प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के पास के वातावरण की सामान्य जानकारी के तहत समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और बिहार के इसके पड़ोसी देशों के संबंध विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजनीतिक, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगा, सामान्य अध्ययन में ही। ठीक है, उसमें दूसरा पार्ट आ जाएगा भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जानना है, पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक प्रदेश, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, ये हैं आपके सिलेबस खंड क के। खंड ख में होगा सामान्य विज्ञान और गणित। देख लीजिए सामान्य विज्ञान और गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विज्ञान के भौतिक शास्त्र आता है, रसायन से जीव विज्ञान गणित में आता है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मानसिक जांच परीक्षा होगा। इसके बाद आता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, तो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग यानी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7 के आलोक में लिखित परीक्षा में भर्तियों की न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है ये देख सकते हैं आप। सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना अनिवार्य है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कहने का मतलब यह है कि मार्क्स में आप एग्जाम्स में आप 40% से कम मार्क्स लाइएगा तो पहले ही आपका कॉपी चेक नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा वहीं पर। उसके बाद अगर 40% से अधिक, सामान्य वर्ग के लिए बता रहे हैं, अगर 40% से अधिक मार्क्स लाते हैं तभी आपका कॉपी चेकअप होगा, वहाँ से आपका आगे प्रक्रिया बढ़ेगा, नहीं तो 40% से कम रहेगा तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, यानी SC ST के लिए 32%, और महिला सभी वर्ग के लिए 32%, और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। ये तो हो गया सब क्वालिफाइंग। अब देख लीजिए एक बार फिर से, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 27 सितंबर 2023, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 11/11/2023, यानी 11 नवंबर 2023। यह प्रोसेस दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा आपका जानकारी बिहार एसएससी के बारे में। एक वीडियो मैं फिर लाने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ उसमें प्रीवियस ईयर के बारे में बताया जाएगा और उसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, किस कैटेगरी में कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।